हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग मुद्रण संस्कृति के अंतर्गत गुटेनबर्ग और उसके आविष्कार के बारे में पढ़ेंगे। तो गुटेनबर्ग के बारे में जानते हैं, कैसे उसने आविष्कार किया प्रिंटिंग मशीन का। उसके पिता एक बहुत बड़े व्यापारी थे और वो खेती उससे विरासत में मिली हुई थी। वो बचपन से ही देखता आया था घर में कि कैसे जैतून कि तेल पेरने की मशीन थी, जिससे प्रेसर डालकर या बहुत प्रेस करके कैसे जैतून से तेल निकाला जाता था। और इसी आदर्श को या इसी विचार को उसने मॉडल को अपनाया था अपने इस आविष्कार में। और योहान गुटेनबर्ग जिसने प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार किया, उसमें उसने इसी को अख्तियार किया, एक मोल्ड यानी कि एक सांचा जिसमें धातु से अक्षर लिखे हुए थे, खुदे हुए थे। ऐसा एक मोल्ड लिया, सांचा लिया और उसको गढ़ने के लिए उसने इसी प्रिंटिंग मशीन, इसी जैतून के तेल पेरने की मशीन का मॉडल यूज़ किया था। इस तरह गुटेनबर्ग ने 1448 ईस्वी 1448 में अपना ये यंत्र बना लिया, जिसके चलते अब किताब छपने लगी थी। और उसकी पहली किताब, जो गुटेनबर्ग ने खुद पहली किताब लिखी वो छापी, वो बाइबल थी। उस समय उसे 3 साल लगे जब उसने 180 प्रतियाँ यानी कॉपीज़ 180 कॉपीज़ उसने इसकी निकाली बाइबल की, जिसमें उसे 3 महीने लगे। हालांकि ये उस समय के हिसाब से काफ़ी तेज़ था। लेकिन इस तरह से छपाई अब हाथ से ना हो करके यंत्र से होना शुरू हो गया। लेकिन फिर भी ये अभी भी जो हाथ वाली तकनीक थी वो पूरी तरह से बंद नहीं हुई, क्योंकि गुटेनबर्ग की जो मशीन थी उससे भले अक्षर छप जाते थे आकृतियाँ, धातुई आकृतियों के चलते, लेकिन उसके साइड्स, उसके माने पेज के किनारे बॉर्डर बनाना या हाशिए पे कुछ डिज़ाइन बनाना, ये अभी भी हाथों से ही होता था। इसलिए पूरी तरह से भी हाथ की छपाई का स्थान ये मशीन नहीं ले पाई थी। तो शुरू में जितनी भी किताबें छपती थी वे अपने रंग रूप और साज सज्जा में देखने में बिल्कुल मैन्युस्क्रिप्ट की तरह ही लगते थे, लेकिन धातुई अक्षर हाथ की सजावटी शैली का अनुकरण करते थे। मैंने कहा हाथों से भी और छपाई मशीन से, दोनों मिलाकर ही छपाई होती थी। लेकिन ये क्रांति धीरे धीरे पूर्णतः क्रांति के रूप में तब फैली जब करीब 100 सालों के दरमियान यानी 1450 से 1550 के बीच, 100 सालों के बीच ये पूरे यूरोप में फैल गया। तो यूरोप के सभी देशों में जब ये छापाखाना वाला यंत्र पहुंच गया तो ये बहुत बड़ी क्रांति साबित हुई, क्योंकि अब जर्मनी के प्रिंटर या मुद्रक दूसरे देश जाकर नए छापे खाने खुलवाया करते थे। छपाई खाने की संख्या में बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई और साथ ही साथ पुस्तक उत्पादन में भी कमाल की वृद्धि हुई। बहुत बड़ी संख्या में पुस्तकें छपने लगी। इसके अलावे 15वीं सदी के दूसरे हिस्से में यानी 1450 के बाद यूरोप के बाज़ार में पुस्तकों की संख्या 2 करोड़ से अधिक हो गई और ये संख्या 16वीं सदी में और बढ़ गई, 20 करोड़ हो गई। इस तरह हम देखते हैं कि हाथ की छपाई की जगह अब मशीन से जो छपाई थी उसके आने से, प्रेस के आने से ये एक प्रिंटिंग रिवॉल्यूशन के रूप में परिवर्तित हो गया। और इसके परिणामों को देखकर, जब तक हम इसके परिणाम नहीं जानेंगे, प्रिंटिंग रिवॉल्यूशन एक रिवॉल्यूशन कैसे था, इसको हम तभी जान पाएंगे जब इसके हम परिणामों को देखेंगे। तो हम इसके परिणाम या इफ़ेक्ट पढ़ते हैं कि कैसे जानते हैं कि कैसे ये एक क्रांति थी। मुद्रण क्रांति का रूप कैसे ली, या फिर इसमें छापे खाने का जो आविष्कार था वो सिर्फ तकनीकी दृष्टि से या टेक्निकल दृष्टि से ही नाटकीय बदलाव की शुरुआत नहीं था, क्योंकि बहुत लोगों की ज़िंदगी ही इसने बदल दी थी। वो कैसे, वो इसके हम लोग परिणाम देखते हैं। पहला ये था परिणाम कि इस क्रांति के बाद या इस प्रेस की क्रांति, प्रिंटिंग क्रांति के बाद से एक नया पाठक वर्ग समाज में, अब तक समाज में बहुत सारे वर्ग थे पूरे यूरोप में, लेकिन एक नया पाठक वर्ग का समाज का जन्म हुआ जो पढ़ने के लिए, किताबों की पढ़ने में इंटरेस्टेड था। तो छापे खाने के आने का एक सबसे बड़ा यही परिणाम हुआ कि एक नया पाठक वर्ग का जन्म हुआ। छपाई से किताबों की कीमत में भी कमी आई। ये नया पाठक वर्ग तो आया ही, इसके अलावा जो दूसरा परिणाम था वो ये था
कि अब की किताबों की संख्या चूँकि बढ़ने लगी तो इसकी कीमत घटने लगी। इस तरह किताबें अधिक महंगी नहीं थीं। साथ साथ वक्त और श्रम की भी बचत हुई, क्योंकि अब मशीनों से किताबें छपने लगी तो समय कम लगने लगा, और जो बहुत लोग लगे रहते थे किताबों को छापने में वो भी अब नहीं रहे। तो इस तरह लोगों की भी के श्रम की भी बचत हुई। चौथा परिणाम ये भी था कि कम समय में अब अधिक प्रतियां यानी अधिक कॉपीज़ छापी जाने लगी। इसमें अब समय कम। बाज़ार, चौथा था कि बाज़ार किताबों से पट गई, माने पूरा बाज़ार पट गया, बाज़ार में किताबें बहुत संख्या में आ गई। छठा जो था कि वो पाठक वर्ग जो था वो भी बढ़ता चला गया, क्रमशः बढ़ता ही गया। पढ़ने की नई संस्कृति का जन्म हुआ, यानी अब जो लोग नहीं पढ़ते थे उन्हें भी शौक़ पैदा हुआ, तो एक नई संस्कृति का जन्म हुआ। अगला है कि अब तक समूह में लोग जब पढ़ते थे और मौखिक वाचन होता था, यानी जो पढ़े लिखे नहीं थे, जिन्हें पढ़ना नहीं आता था, वो सुनने का काम करते थे, तो पढ़े लिखे लोग उन्हें सुनाते थे और वो ग्रुप में बैठकर मौखिक सुन करके, वाचन सुन के ही सीखते थे या समझते थे। लेकिन अब जबकि इतनी बड़ी क्रांति हो गई, प्रिंटिंग रिवॉल्यूशन हुआ, तो उसका परिणाम यह हुआ कि अब बहुत लोग एकांत में खामोशी के साथ पढ़ने में आनंद उठाने लगे। अब उन्हें ग्रुप में और सिर्फ सुन करके नहीं बल्कि खुद पढ़ने का शौक़ पैदा हुआ, और एकांत में खामोशी से पढ़ते हुए वो अपना आनंद उठाने लगे। कुछ परिणाम ये थे कि पहले की जनता केवल श्रोता थी, लिसनर थी, यानी ऑडियंस में बैठते थे, लेकिन अब वो खुद रीडर बन गए, यानी पढ़ने लगे। इस तरह जो श्रोता थे वो पाठक वर्ग में परिवर्तित होने लगे। अगला परिणाम ये हुआ कि पहले केवल धार्मिक पुस्तकें ही छपती थी जब हाथों से छपाई होती थी, लेकिन अब दूसरे अन्य विषयों पर भी पुस्तकें छपने लगी। फिर जो पढ़ना नहीं जानते थे वे सुनकर आनंद उठा ही सकते थे, इसलिए लोकगीत और लोक कथाओं का पहले इसका स्थान नहीं था जब हाथों से पुस्तकें छपती थी, लेकिन जब मशीनों से छपने लगी तो अब लोकगीत और लोक कथाएँ भी लिखने लगे लोग, क्योंकि जो पढ़ना नहीं जानते उन्हें कम से कम लोकगीत सुनने में तो अच्छा लगेगा, लोक कथाएँ सुनने में तो अच्छी लगेंगी, इसलिए। और ये बहुत सचित्र होती थी, सुंदर चित्रों से सजी हुई होती थी। इस तरह मौखिक संस्कृति जो थी, यानी ओरल या ऑडियो कल्चर जो था, वो अब प्रिंटिंग कल्चर में बदलने लगा। तो इस तरह से हम देखते हैं मौखिक संस्कृति मुद्रित संस्कृति में परिवर्तित हो गई, और ऑडियंस जो थे वो रीडर बन गए, और एक दूसरे में इस तरह घुल मिल गए कि लगा कि सबको, चाहे वो पढ़ना जानते हो या ना जानते हो, पर पढ़ने में आनंद सबको आने लगा। इन परिणामों को देखने के बाद हमें ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ सकता है कि ये रिवॉल्यूशन था या नहीं। इस तरह ये प्रिंटिंग मशीन के आने से, गुटेनबर्ग की मशीन या आविष्कार के आने से, ये प्रिंट मीडिया में या प्रेस के क्षेत्र में, मुद्रण की संस्कृति में एक बहुत बड़ी क्रांति थी, जिससे कि हमारे समाज में इतने सारे परिवर्तन हुए, इतने सारे अच्छे परिणाम आए। तो हम इसे अच्छी एक क्रांति के रूप में ले सकते हैं। अब हम जानते हैं कि ये जो काल था ये आसान नहीं था, क्योंकि किताबें सिर्फ साक्षर ही पढ़ सकते थे, है ना, जो साक्षर थे। अभी एक तो प्रॉब्लम ये था एक बीच में कि जो साक्षर थे या जो पढ़े लिखे लोग थे केवल वही किताबें पढ़ सकते थे, और अब किताबों की छपाई की संख्या बढ़ रही थी, तो जो लोग नहीं पढ़ने लिखने जानते थे, यूरोप के अधिकांश देशों में 20वीं सदी तक साक्षरता की दर बहुत सीमित थी, यानी साक्षर लोगों की संख्या, लिटरेसी रेट बहुत कम था यूरोप के अधिकांश देशों में अब तक। कब तक? 20वीं सदी तक। तो प्रकाशकों के लिए ये सवाल था कि ऐसा ना हो कि वो इतनी अधिक संख्या में किताबें प्रकाशित कर दें, छाप दें, और पढ़ने वाले वर्ग ही ना रहे या पढ़ने वालों की संख्या कम रहे तो किताबें बर्बाद हो। इसलिए प्रकाशकों के समक्ष ये बहुत बड़ा सवाल था कि जो किताबें छपे उसके प्रति लोगों में दिलचस्पी कैसे जगाई जाए ताकि पुस्तकें अधिक से अधिक बिके। इसके लिए उन्हें मुद्रित कृति की व्यापक पहुंच का ध्यान रखना होता था, यानी उन्हें बहुत ये पता लगाने की ज़रूरत थी कि हम जिनके लिए किताब छाप रहे हैं वो समाज में कितने हैं या कितनी संख्या में लोग हैं जिनके लिए हमें किताबें छापनी है। तो ये समस्या एक हमेशा साथ रही। तो मुद्रकों ने क्या किया, यानी प्रकाशकों ने, जो प्रिंटिंग प्रेस था, कि लोकगीत और लोक कथाएँ जो छापी वो उन्हीं के लिए जो अनपढ़ थे, जो पढ़े लिखे नहीं थे, जो केवल सुन करके आनंद लुफ्त उठा सकते थे। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि धीरे धीरे ये ग्रामीण क्षेत्रों तक बढ़ा,
फैला। इस तरह मौखिक संस्कृति, ये सब हम लोग जान गए हैं परिणाम। अब हम लोग देखते हैं कि धार्मिक विवाद, हम लोग ये पहले ही जान चुके हैं कि जब प्रिंटिंग रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था उससे पहले जितनी भी किताबें छपती थी वो केवल धर्म आधारित होती थी। तो छापे खाने के विचारों का जब व्यापक प्रचार प्रसार होने लगा तो कई बार ऐसा अब होने लगा, अब ये संभव हो गया कि जो सरकार है उस सरकार के खिलाफ भी, पहले लोग सरकार के पक्ष में ही केवल छापते थे, लेकिन अब छपाई की मशीन आने के बाद सरकार के खिलाफ या विरोधी विचार भी लोग व्यक्त करने लगे, ये भी संभव हो गया। इससे एक वर्ग जो था समाज में उससे डर स्थापित हो गया उसमें, यानी सभी लोग इससे खुश नहीं थे। किताबों की छपाई मशीन आने से या किताबों की छपाई क्रांति आने से समाज के सभी वर्ग के लोग खुश नहीं थे, क्योंकि कुछ लोग थे जिन्हें डर बना हुआ था कि अगर लोगों में विरोधी विचारधाराएं उत्पन्न हो जाएं या अगर लोगों में अधार्मिक विचार पनप जाए, धर्म के खिलाफ विचार आए, तो समाज में क्या होगा, अधार्मिक विचार पनपने लगेंगे और क्रांति का उल्टा ही असर होने लगेगा। इस बात को लेकर लोगों में थोड़ा डर बना हुआ था। ऐसा हुआ तो क्या होगा कि साहित्य की जो मूल्य है वो घट जाएगा। तो धर्म गुरुओं और सम्राटों में जो राजा थे और जो धर्म गुरु यानी जो धार्मिक पोप थे, इन लोगों में और कई लेखकों और कलाकारों के द्वारा ये चिंता व्यक्त की गई कि मुद्रण संस्कृति आने से कहीं साहित्य की का उल्टा असर न हो जाए समाज पर। तो इस क्षेत्र में हम आगे चलकर देखते हैं कि ऐसा कुछ हुआ भी। क्या हो गया कि एक यूरोप में पूरा क्रिश्चियन धर्म है, हम जानते हैं, और उस वक्त जिस समय की ये बात है उस समय केवल एक रोमन कैथोलिक चर्च ही था। तो धीरे धीरे जब लोगों के विचार इतने संस्फुटित होने लगे, नए विचार आने लगे, लोगों में नई जागृति और संस्कृति आ गई, प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार हो गया और चारों तरफ छपी हुई किताबें और अखबार और मैगजीन्स छपने लगे और लोग अपने विचार देने लगे, व्यक्त करने लगे। तो कुछ लोगों को ये जो रोमन कैथोलिक चर्च एकमात्र धर्म था उस वक्त, उसमें कुछ कुरीतियाँ या कुछ बुराइयाँ नज़र आने लगी। जब लोग इतने विचार ही व्यक्त करने लगे अपने अपने, तो विरोधी विचारों का भी स्वागत हुआ था। मैंने कुछ लोग विरोधी विचार भी व्यक्त कर रहे थे। इसी दौर में एक धर्म सुधारक आया यूरोप में जिसका नाम है मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर ने धार्मिक सुधार को देते हुए रोमन कैथोलिक चर्च जो एकमात्र धर्म था उस समय, चर्च था, उसमें कुछ कुरीतियों की बात कही और उसकी आलोचना करते हुए उसने धर्म सुधार की बात की। ये कहा कि कैथोलिक चर्च में अनेक बुराइयां हैं जिसे दूर करने की आवश्यकता है और एक नए धर्म को लाने की ज़रूरत है, यानी कि वो कैथोलिक धर्म के खिलाफ बोला। तो मार्टिन लूथर ने जो कैथोलिक धर्म के खिलाफ अपने विचार दिए, उसके विरोध में विचार दिए, इसलिए उसे प्रोटेस्टेंट कहते हैं। जो प्रोटेस्ट करता है, जो विरोध प्रदर्शित करता है, जो प्रोटेस्ट करता है। तो ये लोग प्रोटेस्टेंट लोग जो थे वो प्रोटेस्टेंट धर्म के लोग कहलाए। इस तरह कैथोलिक चर्च दो भागों में विभक्त हो गया उस समय। एक था रोमन कैथोलिक चर्च और दूसरी जो इसके विरोध में विचार व्यक्त करने वाले लोग थे यानी प्रोटेस्टेंट लोग, जिसका हेड मार्टिन लूथर था। तो मार्टिन लूथर ने अपने विचार दिए जो विरोध में, विचार ही नहीं दिए, चूँकि प्रिंटिंग रिवॉल्यूशन भी हो चुका था, इसलिए उसने अपनी 95 स्थापनाएं भी लिख डाली। इस तरह से ये प्रिंटिंग रिवॉल्यूशन का ही परिणाम था। ये छपाई मुद्रण संस्कृति में आई क्रांति का ही परिणाम था कि रोमन कैथोलिक चर्च के खिलाफ एक दूसरा धर्म खड़ा हो गया जिसे प्रोटेस्टेंट धर्म कहते हैं और जिसको लाने वाले मार्टिन लूथर थे। उसने अपनी 95 स्थापनाएं लिखी और इसकी एक छपी प्रति विटनबर्ग के गिरजाघर के दरवाजे पर, एक चर्च के दरवाजे पे टांग दी गई, जिसमें लूथर ने चर्च को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दी थी। यानी उसने चैलेंज किया था चर्च को, कैथोलिक चर्च को, कि आए और मेरे साथ शास्त्रार्थ करे, तर्क करे धर्म पर। जल्द ही लूथर के लेख जो थे वो बड़ी तादाद में छपने लगे और पढ़े जाने लगे। इस तरह बहुत बड़ा पाठक वर्ग एक आया जिसने लूथर के इन विचारों को जानना चाहा, पढ़ना चाहा और इसको मद्देनज़र रखते हुए बहुत किताबें छपने लगी। इसके नतीजे में चर्च में विभाजन हो गया। इतना ये फैला कि अब चर्च दो भागों में विभाजित हो गया। एक प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार की शुरुआत हुई इसमें,
तो एक कैथोलिक और दूसरा प्रोटेस्टेंट, दो धर्म हो गए। कुछ ही हफ्तों में न्यू टेस्टामेंट के लूथर के तजुर्बे, लूथर ने जो लिखा न्यू टेस्टामेंट के तजुर्बे और अनुवाद की 5000 कॉपीज़ बिक गई। इस तरह लूथर के विचारों की 5000 कॉपियाँ बिक गई और 3 महीने के अंदर दूसरा संस्करण उन्हें निकालना पड़ा। तो ये जो तेज़ी से छपाई हो रही थी लूथर के विचारों की पर धार्मिक पुस्तकों की, ये सब संभव हो रहा था केवल और केवल प्रिंटिंग रिवॉल्यूशन के चलते या प्रिंटिंग के क्षेत्र में आई हुई मशीन के चलते। तो इसी पर उसने कहा था, लूथर ने कहा, प्रिंट के प्रति अपने शुक्रिया करते हुए तहे दिल से उसने लिखा था कि मुद्रण यानी ये छपाई ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। कई इतिहासकारों का ये ख्याल है कि छपाई ने नया बौद्धिक माहौल बनाया। इस तरह से हम देखते हैं कि एक नया बौद्धिक माहौल तैयार हुआ छपाई के कारण। क्यों? क्योंकि पहले लोग केवल सरकार के पक्ष में, धर्म के पक्ष में ही विचार व्यक्त करते थे। अब उसके खिलाफ या जो अच्छाई है, जो बुराई है, उसे दूर भी करने लगे और जो अच्छाई है उसे भी प्रदर्शित करने लगे छपाई के माध्यम से। इसलिए ये एक बड़ा बौद्धिक माहौल बना और धर्म सुधार के मार्ग प्रशस्त हुए। अब हम लोग देखते हैं मुद्रण और इसके खिलाफ प्रतिरोध। मुद्रण का प्रतिरोध भी हुआ। छपे हुए लोकप्रिय साहित्य के बल पर कम शिक्षित लोग धर्म की अलग अलग व्याख्याओं से परिचित हुए। जो कम शिक्षित लोग थे, जिन्हें धर्म के बारे में उतना नॉलेज नहीं था, अब इस छपाई के माध्यम से उनकी भी विचारों का माने विचार बढ़े और उन्हें भी परिचय मिला। 16वीं सदी की इटली के एक किसान जिसका नाम था मेनोकियो ने अपने इलाके में उपलब्ध किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया था। हम देखते हैं कि कम शिक्षित लोग भी बुक पढ़ने लगे थे, तो मेनोकियो ने अपने इलाके में उपलब्ध पुस्तकों को पढ़ना शुरू किया। उन किताबों के आधार पर उसने बाइबिल के नए अर्थ लगाने शुरू कर दिए। जब मार्टिन लूथर ने सुधार लाया कैथोलिक धर्म में और एक नया धर्म प्रोटेस्टेंट धर्म आया, उसके बाद हम देखते हैं आम लोग भी, जो कम शिक्षित थे, कम पढ़े लिखे लोग भी किताबों को पढ़ने और अपने विचार देने लगे। तो मेनोकियो ने भी बाइबिल के नए अर्थ लगाने शुरू किए और उसने ईश्वर और सृष्टि के बारे में कुछ ऐसे विचार बनाए कि रोमन कैथोलिक चर्च उससे क्रुद्ध हो गया। ऐसे धर्म विरोधी विचारों को दबाने के लिए रोमन चर्च ने जब इंक्विजिशन यानी धर्मद्रोहियों को दुरुस्त करने वाली संस्था शुरू की, मतलब एक ऐसी संस्था बनाई जो ऐसे विरोधी विचार वाले लोगों को दबाए, तो मेनोकियो को 2 बार पकड़ा गया और आखिरकार इसे मौत की सज़ा दे दी गई, क्योंकि वो धर्म के खिलाफ बोलने वाला था। धर्म के पास ऐसे पाठ और उस पर उठाए जा रहे सवालों से परेशान रोमन चर्च ने प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं पर कई तरह की पाबंदियां लगी। अब हम देख रहे हैं कि चूँकि कैथोलिक धर्म पर अनेक विरोधी विचार आने लगे, तो उसने पुस्तक की छपाई पर पाबंदियां लगा दी और 1558 ईस्वी से प्रतिबंधित किताबों की सूची रखने लगे वो। आगे हम देखते हैं कि लोगों में इसके बावजूद, इतनी प्रतिबंध के बावजूद भी पढ़ने का जुनून बना रहा या पढ़ने की सनक जारी रही। पूरे 17वीं और 18वीं सदी के दौरान यूरोप के ज़्यादातर हिस्सों में साक्षरता बढ़ती रही। चूँकि किताब बहुत तेज़ी से छप रहे थे, इसलिए साक्षरता या लिटरेसी रेट भी बढ़ रही थी। अलग अलग संप्रदाय के चर्चों ने, अलग अलग संप्रदाय, क्योंकि अब 2 संप्रदाय के चर्च हो गए थे, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, तो इन दोनों ही चर्चों के ने गांव में स्कूल स्थापित किए। अब प्रोटेस्टेंट स्कूल, कैथोलिक स्कूल बनने लगे और किसानों और कारीगरों को शिक्षित करने लगे, यानी जो कम पढ़े लिखे लोग थे वो भी शिक्षित होने लगे। 18वीं सदी के अंत तक, यानी 1700 ईस्वी के अंत तक यूरोप के कुछ हिस्सों में तो साक्षरता की दर 60 से 80% तक बढ़ गई थी, यानी साक्षरता दर भी तेज़ी से बढ़ने लगी। ये भी एक बहुत बड़ा परिणाम था किसका? प्रिंटिंग रिवॉल्यूशन का, कि लिटरेसी रेट बढ़ने लगा था। ये भी इसका एक अच्छा परिणाम था। अब क्या हुआ कि यूरोपीय देशों में साक्षरता और स्कूलों के प्रसार, इसके साथ साथ स्कूल भी, जब लिटरेसी रेट बढ़ रहा था तो स्कूलों की संख्या भी बढ़ने लगी थी और पढ़ने का लोगों में जुनून पैदा हो गया था। लोगों को किताबें चाहिए थी, इसलिए मुद्रक ज़्यादा से ज़्यादा किताबें छापने लगे थे। तो अब ये क्रांति रुक नहीं रही थी पाबंदियां लगाने के बावजूद,
अब देखते हैं कि पढ़ाई लोगों में पढ़ना जारी था। नए पाठकों की रुचि का ध्यान रखते हुए किस्म किस्म के यानी तरह तरह की साहित्य छपने लगे। पुस्तक विक्रेताओं ने गांव गांव जाकर छोटी छोटी किताबें बेचने वाले फेरी वालों को काम पे लगाया, यानी कुछ हॉकर जो बाहर घूम घूम कर किताबें बेचा करते थे। ये किताबें मुख्यतः पंचांग के अलावा, पंचांग यानी कैलेंडर, जो कैलेंडर पर आधारित किताबें थी या पेपर्स थे, लोक कथा गाथाएँ थी, लोकगीत भी थे, यानी कि फोक सॉन्ग्स थे, फोक स्टोरीज़ थे। लेकिन जल्द ही मनोरंजन प्रधान सामग्री भी आम पाठकों तक पहुंचने लगी। अब मनोरंजक किताबें भी आने लगी। इंग्लैंड में जैसे पेनी चैप बुक्स आने लगे और एक पैसिया किताबें, मतलब जो बहुत सस्ती होती थी, वो भी बेचने वाले को चैपमैन कहा जाता था। तो चैपमैन कौन होते थे इंग्लैंड में? जो एक पैसिया किताबें माने सस्ती किताबें बेचा करते थे। इन किताबों को गरीब तबके भी खरीद कर पढ़ सकते थे क्योंकि ये सस्ती थी। फ्रांस में बिब्लियोथिक ब्लू का चलन था, जो सस्ते कागज़ पर छपी और नीली जिल्द में बंधी छोटी किताबें हुआ करती थी। फ्रांस में भी इसी तरह की सस्ती किताबें थी जिसे बिब्लियोथिक ब्लू कहते थे, क्योंकि ये सस्ते कागज़ पे, उसके कागज़ भी अच्छे नहीं थे और नीली जिल्द में बंधी होती थी। इसके अलावा 4-5 पन्ने की प्रेम कहानियाँ, कुछ रोमांटिक स्टोरी भी लिखे जाने लगी और अतीत की थोड़ी गाथाएँ, जिन्हें इतिहास कहते थे, यानी हिस्टोरिकल भी कहानियाँ लिखी जाने लगी। इस तरह हम देख सकते हैं कि अलग अलग उद्देश्य और दिलचस्पी के हिसाब से किताबों के कई आकार प्रकार थे, यानी विभिन्न क्षेत्रों विषयों पर किताबें लिखी जाने लगी। 18वीं सदी के प्रारंभ से, यानी कि 17वीं ईस्वी के आरंभ से पत्रिकाओं का प्रकाशन, यानी अब मैगजीन्स भी छपने लगे, जिसमें समसामयिक यानी घटनाओं की खबर मनोरंजन के साथ परोसा जाने लगा। जैसे अखबार में तो समसामयिक यानी कि कंटेम्प्रेरी घटनाएं उसमें आने लगी। अखबार और पत्रों में युद्ध और व्यापार से जुड़ी जानकारी के अलावा दूर देशों की खबरें भी छपी होती थी। उसी तरह से वैज्ञानिक और दार्शनिक भी आम जनता की पहुंच के बाहर नहीं रहे। यानी अब जब इतनी विषयों पे किताबें छप रही थी, मैगजीन छप रहे थे, अखबारें छप रही थी, तो वैज्ञानिक और दार्शनिक विचारधारा इसे कैसे अछूता रह सकता था। इसलिए प्राचीन और मध्यकालीन ग्रंथ संकलित किए गए, मतलब इकट्ठे किए गए और नक्शों के साथ, मैप्स के साथ साथ वैज्ञानिक खाके भी बड़ी मात्रा में छापे गए। जब आइजैक न्यूटन जैसे वैज्ञानिकों ने अपने आविष्कार प्रकाशित किए, उनके भी आविष्कार प्रकाशित होने लगे, छपी हुई किताबों में आने लगे, तो उनके लिए विज्ञान बोध में होगा एक बड़ा पाठक वर्ग तैयार हो गया था। टॉमस पेन, वॉल्टेयर और जॉन लॉक, रूसो जैसे दार्शनिकों की किताबें भी भारी मात्रा में छपने लगी और लोग उसे पढ़ने लगे। जाहिर है कि विज्ञान, तर्क और विवेकवाद के उनके विचार लोकप्रिय साहित्य में भी जगह पाने लगे। इस तरह हम देखते हैं, चाहे वो वैज्ञानिक पुस्तकें हो, दार्शनिक पुस्तकें हो, फिलॉसफी हो या साइंस हो, सब तरह की किताबें छपने लगी और पढ़ने का लोगों को जुनून। इस तरह हम देखते हैं कि लोगों को पढ़ने की जुनून पैदा हुई। ये एक अच्छी पहल थी, अच्छा परिणाम था प्रिंटिंग रिवॉल्यूशन का। आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट दूसरे वीडियो में। ओके, थैंक यू।